अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। स्टार्ट करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। देखिए, लाइट रे जब कभी भी मीडियम चेंज करेगा अपना, तो सपोज ये कोई एक बाउंड्री लाइन है, इसमें कोई मीडियम अलग है और इस साइड मीडियम कोई अलग है। जैसे इधर की तरफ एयर है, इधर की तरफ वाटर है। तो जब कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेगी, तो ये अपने पाथ से डेविएट हो सकता है। ये पाथ इसका जो वैसे जब तक मीडियम सेम है तब तक लाइट स्ट्रेट लाइन पे चलता है, और मीडियम के चेंज होने से ये अपना पाथ चेंज कर सकता है, ये बेंड कर सकता है इसका पाथ। तो ये जो लाइट रे की बेंडिंग की घटना है, या बोलो तो डेविएशन की घटना है, ये सीधे इस लाइन पे न जाकर ये डेविएट कर गया, तो ये डेविएशन की घटना को ही हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, दैट द phenomena of deviation of light ray while changing the medium is called refraction. सिंपली ये जो मीडियम चेंज होते समय लाइट रे अपने पाथ से डेविएट कर जाता है, दिस इवेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लेकिन आगे इस रिफ्रैक्शन में या डेविएशन में कितने एंगल से डेविएट होगा, इसके कैलकुलेशन और इन बातों को समझने के लिए हमें जानना होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले एक टर्म हम लोग समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। किसी मटेरियल मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे म्यू से या एन से डिनोट करते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से डिफाइन होता है, तो ये बेसिकली रेशियो है इट इज द रेशियो of velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium.
दैट इज, ये म्यू डिफाइन होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी लेते हैं, सी से डिनोट करते हैं उसे, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में जाने पर इसकी वेलोसिटी v हो गई मान लो। तो लाइट रे इस मीडियम में, जैसे अगर ये वैक्यूम है तो इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी c होगी, और मीडियम चेंज होने पर इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी। या म्यू की वैल्यू, सिंस म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वैक्यूम के लिए ये 1 के इक्वल भी लेते हैं। सो देयरफॉर इस फॉर्मूले से समझो तो v आएगा c बाई म्यू, तो v की वैल्यू हमेशा c से छोटी होगी, या वैक्यूम में लाइट जा रहा तो c के बराबर होगा। तो मीडियम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसे हम लोग इस म्यू को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब कंपैरिजन वैक्यूम से हो रहा है कि वैक्यूम के रेस्पेक्ट में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वैक्यूम का 1 लेते हैं, तो ये c बाई वी से मीडियम में वेलोसिटी और लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में, ये रेशियो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। लेकिन एक और टर्म आएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, तो इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium with respect to other medium। एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इस बाउंड्री के इस पार मीडियम 1 है और इस तरफ मीडियम 2 है। लाइट रे इस मीडियम से आई और इस मीडियम में मीडियम बदलने से इसका पाथ चेंज हो गया। तो मीडियम 1 का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी v1 है, इसमें लाइट की वेलोसिटी v2 है। तो यहां बोलेंगे हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is represented as mu of 2 with respect to 1। कई बार ये 1 ऊपर भी दिखाते हैं, mu of 2 with respect to 1, और ये और कुछ नहीं, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, है ना। जब कहीं भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी तो जिसके रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया है उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो नेक्स्ट अगर देखें, जब कहीं भी लाइट मीडियम चेंज कर रहा तो उससे वेलोसिटी पे तो फर्क आना ही है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। लेकिन और किन फैक्टर्स में क्या चेंज होगा उसे भी समझते हैं। सो व्हेनेवर light travels from one medium, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम μ1 है, to other medium, अगर ऐसा करेगा तो देन its speed changes, स्पीड तो बदलना ही है। अच्छा, लाइट को वेव की तरह भी दिखा सकते हो, फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू न्यू लेमडा। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी, इसका वेवलेंथ भी चेंज होगा, इट्स वेवलेंथ चेंजेस। लेकिन जो एक तीसरी क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी, वो अनचेंज्ड रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये वेव की प्रॉपर्टी है, सिर्फ लाइट की बात नहीं है। कोई भी वेव, साउंड वेव हो, वो भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। वो प्रॉपर्टी यहां भी फॉलो होगा। तो ये बातें इसलिए यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में होता है कि इस मीडियम में वेलोसिटी दी है तो इसमें बताओ, या इस मीडियम में वेवलेंथ दिया है इसमें बताओ। फ्रीक्वेंसी तो जो इस मीडियम में होगा वही इस मीडियम में होगा। तो यहां लिख सकते हैं नाउ μ2/μ1, तो ये होगा c/v2/c/v1। तो ऑल ओवर कह सकते हो कि यहां से μ2/μ1 बराबर आया v2/v1, है ना। मतलब वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स में है। ये जो बता रहा है यहाँ पे देख रहे हो, उल्टा है ये। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर जितना ज्यादा होगा, उसका वेलोसिटी उस मीडियम में लाइट का उतना ही कम होगा। और यहां से लिख सकते हो कि ऑल्सो ये μ2/μ1, तो v को लिख सकते हैं ν/λ, न्यू इंटू λ/λ2। अगर इसे ν1 और ν2 लिख दो तो ये फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं, तो ये तो वही रहेगा। तो वेवलेंथ का रेशियो भी म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाने में अगर वेलोसिटी कम होता है, घटता है, तो वेवलेंथ भी घटेगा उस मीडियम में, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, है ना। नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेशन को समझे, वह लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का
मतलब ये हुआ कि वो लाइट जब ट्रेवल करता है तो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है। मतलब ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करता है। तो ये म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको आप कह सकते हो कि फॉर अ गिवन मटेरियल मीडियम refractive index mu can be written as under root of mu r into epsilon r। यहां पे म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन जो ये टर्म है ये म्यू आर जो बोलेंगे ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और तीसरा जो है एप्सिलॉन आर है, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये दोनों कहां से आए? तो इसकी चर्चा मैग्नेटिज्म में किए थे, इसकी चर्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जो इनका भाई है वो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है। वो म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये सब रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी है। तो किसी मीडियम का अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी पता हो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले से। ये दोनों भी यूनिटलेस होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिटलेस होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जाने। अब आते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो नेक्स्ट आ जाइए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब एक
बाउंड्री है जो सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, and refractive index of medium 1 is mu1 and that of medium 2 is mu2. Now, considering a light ray coming from medium 1 enters into medium 2. So this is incident ray and this one is the normal, and further this is called refracted ray. So similar to the law of reflection, this angle is called angle of incidence, but this angle is angle of refraction. Here this angle I is the angle of incidence, and this is angle of refraction. Angle of refraction. So, first law of refraction says that these three, incident ray, refracted ray and normal, all these three lies in a common plane. Same like law of reflection, where the incident ray, normal and reflected ray are in common plane. So here also incident ray, normal and refracted ray, all three lie in a common plane. So according to first law, incident ray, normal and refracted ray all three lie in a common plane. Now the second law, which is also called Snell's law. So according to Snell's law, the ratio of refractive index will be related to the ratio of angle of sine of incidence angle and refracted angle, that is mu1 sine I is equal to mu2 sine R. So this second law is a mathematical relation which relates refractive index of material of these two medium and sine angle of this angle of incidence and angle of refraction. This is very important formula for numericals problem. So whenever angle of incidence and refractive index of these two mediums are given, we can easily find
this angle R from this relation, this Snell's law. Whenever there is multiple refraction, that is light ray coming from one medium enter into second medium, then again enter into third medium, then fourth medium, like this. In that case, what we can say, so the two laws are finished, first law and second law, but also we see whenever there is multiple refraction means there is one boundary separating two media, other boundary, and so on. So light ray coming from this medium 1 of refractive index mu1, of mu2, mu3, mu4, or let's say there is 3 medium. So here the angle of incidence is theta 1. This one is theta 2. As we can see, these two boundaries are parallel to each other. So the angle of refraction at this point will be same as angle of incidence at this point. And in the third medium, the light ray going like this. This is angle of refraction mu theta 3. So here mu1 sin theta 1 will be equal to the mu2 sin theta 2. And now applying Snell's law at this boundary, where we can say mu2 sin theta 2 will be equal to mu3 sin theta 3. So this mu2 sin theta 2 is also equal to the mu3 sin theta 3. So altogether we can say that mu sin theta is constant in case of multiple refraction. Okay. So now we see the application of this refractive index part, and the first common application is that whenever you see the water filled bucket from upward side, what we see that bottom of the bucket is slightly up, means the actual position, what we observe that the bottom is not at the actual position, it is slightly shifted upward. Such phenomena is called apparent shift or apparent depth. So
we are going to derive the formula for apparent depth. Apparent depth. तो अब यहाँ पे एक बाउंड्री ले लो, इसमें कोई अलग मीडियम है और ऊपर कोई अलग मीडियम है। ठीक है, तो ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है and the refractive index of this medium is μ2. So an object is placed in this medium, this object O is placed in this medium at the depth h0 from this boundary surface. An observer is to view this object O from upward from this medium. So observer is in this medium. So this one is the observer and it is object. Okay. अब इस केस में क्या देखोगे कि जब कहीं भी, जैसे मान लो ये पानी ही है और पानी के अंदर कोई कॉइन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जब आप उसे देखते हैं ऊपर से तो वो थोड़ा स्लाइटली अपवर्ड शिफ्टेड रहता है। इसे हम लोग नॉर्मल शिफ्ट भी कह सकते हैं। अब ये कैसे हम लोग इस घटना को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो सिंपली किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर देख रहे हैं तो इसलिए क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से लाइट अपनी आंखों में आ रही है। अगर उसी ऑब्जेक्ट को अंधेरे में रख दिया जाए, उस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट ना आए, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो यहां भी इस ऑब्जेक्ट को अगर ये ऑब्जर्वर देखेगा तो इसी कंडीशन पर जब इससे जो लाइट रे है वो उसकी आंखों पे पड़ेंगी, तो एक लाइट रे जो हम लोग कम से कम 2 लाइट रे हमें दिखाना है इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो एक रे जो कि नॉर्मली इंसिडेंस होगा इस बाउंड्री पर, तो नॉर्मल इंसिडेंस होने पर तो ये सीधे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। लेकिन एटलीस्ट 2 लाइट रे चाहिए, तो एक दूसरा लाइट रे ऐसे दिखा रहे हैं। इसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे गया, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। तो डायग्राम में ये दूर दिखाया गया है, I को बड़ा दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली में अगर ये ऑब्जर्वर इसे नॉर्मली यहीं पे देख रहा है तो दूसरा रे हम लोग काफी क्लोज ही लेंगे, और ये रे दूसरा रे जितना क्लोज लेंगे यहाँ पे उसका आई उतना ही छोटा होगा। लेकिन डायग्राम में हम लोग इसे थोड़ा दूर दिखाए हैं। अब ऑब्जर्वर की आंखों में ये दोनों रे पड़ते हैं, ये वाला और ये वाला।
अब ये जो दोनों रे आंखों पे पड़ रहे हैं, ये जहां पे कट रही होंगी पीछे, वहीं पे ये ऑब्जर्वर इसके इमेज पोजीशन को डिफाइन करेगा। तो इस तरीके से ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट ओ जो है वो यहां नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट रे यहां जाने के बाद बेंड कर गई, उसकी हाइट कुछ यहां पे होगी, या हाइट बोलो या डेप्थ बोलो। जब हम लोग डेप्थ की बात कर रहे हैं तो डी नॉट और डी आई से डिनोट कर दो। रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, apparent depth of object, or we can say that image position. तो नेक्स्ट, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, उसी तरीके से आर और ये एंगल भी सेम होगा। ठीक है। So in diagram, μ2 sin i, ये देख सकते हो, किसी को भी μ1 μ2 ले सकते हो। जैसे मान लो इस बार हमने इसको μ1 ले लिया, इसको μ2 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ताकि फॉर्मूला जैसे हम लोग लिखे हैं μ1 sin i इक्वल्स टू उधर μ2 sin r लिख सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट, sin r इक्वल्स टू μ1 बाई μ2 sin i। ये एक रिलेशन हमने बना के रखा। फॉर नॉर्मल व्यू, एंगल I and एंगल R will be small। मैंने अभी कहा कि अगर ये यहाँ ही ठीक ऑब्जेक्ट ऊपर है ऑब्जर्वर, तो ये लाइट रे जो यहीं पे जाएगी, यहाँ जो जाएगी, जितना नजदीक लाओगे आई उतना ही कम होगा। आई कम होगा तो सिंपली आर भी कम होगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। So for normal view, angle I and angle R will be small. Therefore, sin I will be nearly equals to tan I, and sin R will be nearly tan R। ये हम लोग काफी बार देखते आए हैं, एंगल छोटा होने पे साइन थीटा tan थीटा बराबर होते हैं, और साइन थीटा थीटा के भी बराबर होता है, या टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है स्मॉल एंगल होने पे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग इस डिस्टेंस को x एज्यूम कर लें, तो tan i को कह सकते हो, tan i कैन बी x बाई डी नॉट, एंड tan r कैन बी x बाई डी आई। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को वन में यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, साइन r इज x बाई डी आई, μ1 बाई μ2, साइन i इज x बाई डी नॉट। So depth of image will be μ2 by μ1, x कैंसिल हुआ, टाइम्स डी नॉट, है ना। ये जो फॉर्मूला है उसको इस फॉर्म में याद रखिए। हेंस जब कहीं भी ये डी आई जो है एपरेंट डेप्थ है, इसमें इस रिलेशन में डी नॉट को कह सकते हो रियल
depth of object di is apparent depth. इसमें μ1 की बात करो तो यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है, और यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर जो देख रहा है ना। तो एपरेंट डेप्थ को, एपरेंट डेप्थ एपरेंट डेप्थ को रिलेट किया जा सकता है किस तरीके से, तो ऊपर देखो μ2 क्या है, तो μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ऑब्जर्वर OBS लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये μ2 और μ1 को इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब याद रखने के लिए, और इनटू ये मल्टीप्लाई करना होगा रियल डेप्थ से। मतलब ये अब रिलेशन को याद रखना है आपको जब कहीं भी एपरेंट डेप्थ निकालना है। तो एपरेंट डेप्थ सिर्फ इसी बात पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा हुआ है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस मीडियम में है। सो एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जर्वर किसी वैक्यूम में है, एयर में है, एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली 1 लेते हैं, तो सिंपली अगर ऑब्जर्वर एयर में है तो रियल डेप्थ को मीडियम के म्यू से डिवाइड कर दो। वो एक स्पेशल केस होगा। इफ ऑब्जर्वर इज इन air, then apparent depth is just real depth by mu। म्यू से केवल डिवाइड कर दो जो ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पे न्यूमेरिकल से देखते हैं हम लोग, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। एपरेंट डेप्थ की बात हम लोग किए थे लास्ट लेक्चर में, और जैसे जब कहीं भी मान लो कि इस बाउंड्री के नीचे कोई मीडियम है, से वाटर ही है, और इसके अंदर कोई ऑब्जर्वर किसी डेप्थ पे है, ऑब्जेक्ट कोई, तो ये म्यू है ऑब्जेक्ट का इस मीडियम का, और इसके ठीक ऊपर नॉर्मली ऊपर में कोई ऑब्जर्वर है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑब्जर्वर है, और ये मीडियम का म्यू ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये मीडियम दोनों अलग हैं, तो जो ये डेप्थ है, ये मान लो रियल डेप्थ है, तो ये ऑब्जेक्ट इससे थोड़ा ऊपर नजर आएगा। इसको देखने में ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं कहीं यहाँ नजर आएगा, मतलब ओ का पोजीशन किसी ओडेस पे नजर आएगा। तो ये जो नया डेप्थ है, ये अगर h है, इसको h डैश मान लो,
तो एच डैश निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है एच इंटू ऊपर रखना है जो ऑब्जर्वर है उसका मीडियम म्यू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय नीचे म्यू ऑब्जेक्ट का जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है। तो आगे अब हम लोग डायरेक्टली इस रिजल्ट पे काम करेंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में रखा हुआ है, ऑब्जर्वर किसी दूसरे मीडियम में है, तो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये एक्चुअल पोजीशन पे नहीं, इससे ऊपर या नीचे भी हो सकता है। अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो एच डैश एच से बड़ा भी आ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट पर एक दो न्यूमेरिकल देखें। इस एग्जाम्पल में इस बाउंड्री के नीचे वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 लेके चलेंगे और इधर मीडियम एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेके चलेंगे नियरली। अब से एक फिश इस मीडियम में यहां पे है और ये किसी डेप्थ 24 सेंटीमीटर पे है। इसका जो एक्चुअल डेप्थ है 24 है। और इस फिश को देखने वाली एक बर्ड इस बर्ड का इस वाटर सरफेस से जो हाइट है वो से 36 सेंटीमीटर है ना। बर्ड को बी ले लो। तो अब हमें जानना है कि बर्ड एक्चुअली में बर्ड और फिश के बीच का डिस्टेंस 36 प्लस 24 ये 60 सेंटीमीटर का है। 60 सेंटीमीटर है एक्चुअल डिस्टेंस, लेकिन मीडियम चेंज होने से अभी ये बर्ड को किस डिस्टेंस पे नजर आएगी ये फिश, ये जानना है हमें। तो ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ फिश as seen by the bird। और एक ये भी जानते हैं, अब अगर फिश बर्ड को देख रहा हो तो हमें जानना है डिस्टेंस ऑफ बर्ड as seen by the fish। फिश को किस दूरी पे बर्ड नजर आएगी, बर्ड को किस दूरी पे फिश नजर आएगी। समझते हैं प्रोसेस क्या होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड या एज सीन बाय द बर्ड, है ना। तो अब ये समझो कि बर्ड को फिश को देखना है
तो ये दूरी तक तो मीडियम एयर ही है, इतनी दूरी तक मीडियम चेंज नहीं हुआ है, तो ये डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। बर्ड से वाटर सरफेस का डिस्टेंस बर्ड अगर देख रही है तो 36 का 36 ही रहेगा, तो ये तो रहेगा ही, प्लस इस डिस्टेंस में चेंज आना है जब बर्ड देख रही है फिश को, तो ये वाला डिस्टेंस हो सकता है कम नजर आए। तो ये जो एपरेंट डिस्टेंस है वो कैसे मेजर करते हैं, तो उसे मेजर करने के लिए ऑब्जर्वर इस बार बर्ड है, तो बर्ड अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेगा, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट फिश है, फिश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय रियल डिस्टेंस जो ये है 24, ये कर दो, ये क्या बनने वाला है 36 प्लस ये देखोगे 18 आएगा विच इज 54। ये फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हो गया। अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट के लिए चलेंगे। जब फिश बर्ड को देख रहा है तो सेकेंड में हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। तो फिश के लिए भी ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहां से यहां तक मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो ये वाली डिस्टेंस तो 24 लिख देंगे डायरेक्ट, प्लस अब इस डिस्टेंस की बात करनी है तो ये डिस्टेंस 36 है, लेकिन उस रियल डिस्टेंस के लिए करेंगे क्या, पहले अब ऑब्जर्वर ये है तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ऑब्जर्वर फिश है, ऑब्जेक्ट बर्ड है, बर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाइड बाय रियल डिस्टेंस है 36। ये क्या बना, तो ये 48 और ये टोटल बन गया 2 और 72। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। तो ओवरऑल आपको बस एक रिजल्ट को ध्यान में रखना है कि एपरेंट पोजीशन निकालने के लिए ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, ऑब्जेक्ट का नीचे, इनटू रियल डिस्टेंस। एक और कंडीशन देखते हैं, जब कोई मिरर लगा हो जैसे इस बार एक कंटेनर है, और ये कंटेनर कंप्लीटली फिल्ड है वाटर से, या कोई भी मीडियम, कोई भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इधर आउटसाइड एयर है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये बॉटम सरफेस पे मिरर है। ये नीचे में प्लेन मिरर लगा है। इसके बीचों बीच एक फिश है। बीचों बीच से मतलब कि ये हाइट भी h है, ये वाली हाइट भी h है, और यहां से h हाइट पर
इस बार एक बर्ड है, ठीक है। तो हमें इस बार ये मिरर का रूल ये है कि मिरर फिश का भी इमेज बनाएगा, नीचे बर्ड का भी इमेज बनाएगा। तो इस कंडीशन में हमें पता करना है कि बर्ड को फिश का इमेज कहाँ दिखेगा। फिश कहाँ दिखेगा वो तो हम लोग अभी कैलकुलेशन किए भी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन ये फिश का जो इमेज बनेगा कहीं पे, वो फिश का इमेज मान लो नीचे मिरर ने बनाया कोई एफ डैश है, ठीक है। सो फाइंड आउट distance of the image of fish formed by plane mirror as seen by the bird. इस बर्ड को अब इस फिश के इमेज को देखना है, एफ डैश को देखना है ना। तो पहली बात तो ये समझिए कि फिश का इमेज इस मिरर से कितनी दूरी पे नीचे बनेगा। तो इस बार क्या है कि इस फिश से जो भी रे आएगी मिरर पे पड़ेगी, तो यहां तक कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ, मतलब ये थ्रू आउट सारा वाटर ही है। तो थ्रू आउट वाटर ही है, मीडियम कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब मिरर को फिश एच हाइट पे ही ऊपर नजर आएगा। तो अगर मिरर को लगा कि फिश एच हाइट ऊपर है, तो मिरर इस फिश का इमेज एच हाइट पे ही नीचे बनाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई दैट द image of fish will be at the distance h below the plane mirror. जितनी दूरी पर ये है फिश, उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगा। अब इस बर्ड को सीधे इसे देखना है, तो यहां के बाद ये सारा जो है इधर, वो बर्ड को नीचे वाटर ही नजर आएगा। इवन फिश का इमेज भी जो बर्ड को नजर आएगा वाटर में ही नजर आएगा। तो नाउ डिस्टेंस ऑफ द image of fish as seen by the bird. तो वो मान लो कोई नया डिस्टेंस d मान लिया, मतलब d किसका निकाल रहे हैं, तो d एफ डैश का किसके रेस्पेक्ट में, बर्ड के रेस्पेक्ट। तो यहां से यहां तक तो मीडियम चेंज नहीं हुआ है, एच ही हुआ, प्लस ऑब्जर्वर का मीडियम 1, ऑब्जेक्ट इमेज भी इस बर्ड को लगेगा वाटर में ही है, क्योंकि मिरर जो इमेज ही बनाएगा वो वाटर का ही इमेज बनाएगा नीचे। तो ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इनटू जो यहां से यहां का रियल डिस्टेंस है वो एच, एच और एच 3h है, तो इंटू 3h, यही आंसर बोल दो 1 + 3/μ।
नेक्स्ट अब एक टर्म समझते हैं, किसी ग्लास स्लैब के द्वारा जो नॉर्मल शिफ्ट होगा से बोल दो नॉर्मल शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट seen through a glass slab. कोई थिक ग्लास स्लैब है, सपोज ये इस तरीके से एक टी थिकनेस का और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास स्लैब है, और एक ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट एयर में ही है, इधर एयर है, इधर भी एयर ही है, और जो ऑब्जर्वर है वो इस साइड है कहीं, देखने वाला उधर है। तो अब क्या ये मान लो जो भी डिस्टेंस है, क्या ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर को जहां है वहीं दिखेगा, या इस ग्लास स्लैब के आने से आगे या पीछे दिख सकता है, उसे हम लोग समझेंगे। तो एक्चुअली में इसे ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे अगर सीधे बिना अपना पाथ डेविएट किए इसकी आंखों पे पड़े तब तो ये जहां है वहीं दिखेगा। लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं। जैसे इससे मान लो एक लाइट रे ले लो, अब ये लाइट रे जब इधर एयर से डेंसर मीडियम में, ये कोई ग्लास स्लैब है, तो इसमें जाने से ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। ये डेंसर है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड किया। अच्छा, फिर से ये क्या होगा कि यहां आने पर फिर से ये रेयर मीडियम में, तो अगली बार ये फिर से वापस जो यहाँ का एंगल है वही एंगल बन जाएगा, क्योंकि सेम कंडीशन है, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर। तो ये एंगल जैसे होंगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो ये वाला और ये वाला भी सेम होगा। अब ऑब्जर्वर को ये रे नजर नहीं आएगी बल्कि ये वाली रे नजर आएगी। इसे अगर पीछे की तरफ खिसकाएं तो इस ऑब्जर्वर को ये रे लगेगा कि यहां से नहीं उधर निकल रहा बल्कि यहां से आ रहा है, ओडेस से। तो ये जो न्यू पोजीशन आया यही शिफ्ट कहलाएगा, है ना। और इस रे को काफी क्लोज ले लो इधर, तो ये नॉर्मल शिफ्ट की बात हो गई। और नॉर्मल शिफ्ट के लिए और कुछ नहीं, ये किसके कारण आया है, इस टी थिकनेस के कारण। तो याद करिए जो हम लोगों ने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट इधर है जिस किसी डिस्टेंस डी पे है, डी नॉट पे, ऑब्जर्वर नॉर्मली इसे देखता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लो, तो ये ऑब्जेक्ट किसी ऊपर की हाइट पे नजर आएगा, ओ डैश, और ये नया डिस्टेंस जो इमेज का है यहाँ डी डैश इसको मान लो, तो डी डैश कैसे निकालते हैं, डी इंटू ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, डी बाई म्यू। ये ऑब्जेक्ट डी पे नहीं इसको नजर आएगा, डी बाई म्यू हाइट पे नजर आएगा। तो ये शिफ्ट कितना कर गया, तो शिफ्ट पुराना वाला डी माइनस डी डैश, ये डी माइनस डी बाई म्यू, ये क्या बना, डी कॉमन ले लो तो 1/1 माइनस म्यू।
बिल्कुल इसी अप्रोच को यहां पे लगाएंगे, है ना। तो हियर नॉर्मल शिफ्ट developed by the glass slab will be given by S equals to, क्या, तो इस बार T थिकनेस, ये जो नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये रिजल्ट याद रखना है, और ये आया कहां से, तो बस इससे रिलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में ये डी थिकनेस का कोई मीडियम आ गया है। तो ये डी थिकनेस म्यू वाला मीडियम आया, तो इसका शिफ्टिंग हुआ डी 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो उसी तरीके से कोई टी थिकनेस का ग्लास स्लैब के कारण शिफ्ट है इस तरीके से, है ना। इसे हम लोग केस 1 नाम दे दें। तो एक दूसरे केस में कुछ ऐसे समझिए, ये ग्लास स्लैब है और इस बार लाइट रे जो कन्वर्जिंग लाइट है कहीं यहां पे मिलना चाह रहा, मतलब ऐसे समझो ये लाइट रे कोई आ रहा है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधे यहां जाता, मतलब ये जो कुछ भी फॉर्म कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, वहां पे लाइट रे कट के फॉर्म करता। लेकिन होगा क्या कि यहां पर ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, फिर इस जगह पे आकर के फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और दूसरे मीडियम में आने के बाद लाइट पैरेलल ही हो जानी है उसके। मतलब ये लाइट रेज, अगर ये स्लैब ग्लास स्लैब नहीं होता बीच में, टी थिकनेस का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर सब कुछ एयर है, तो ये लाइट रे जाकर के कई सारी लाइट रे कन्वर्ज होकर ओ पे मिलती। लेकिन अब ये डेविएशन के कारण ओ डैश पे मिल रहा है, ये शिफ्ट होगा, और यहां भी शिफ्ट का वही फॉर्मूला टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, है ना। हाँ, ये ध्यान रखना है कि दोनों ही केसेस में जो शिफ्ट हो रहा है वो जिधर रे है, इंसिडेंट रे है, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में रहेगी उसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा। इस बात को हम लोग नोट में मेंशन कर देंगे। दी normal shift of object position will always be in the direction of इंसिडेंट रे ड्यू टू ग्लास स्लैब। ठीक है। अब एक ये ऐसा हो सकता है कि इधर का मीडियम एयर नहीं हो, ये ग्लास से भी कोई डेंसर मीडियम हो इधर, तो ये रे जो है इधर नॉर्मल की तरफ बेंड करने के
नहीं करके अवे हो जाएगा। तो हो सकता है कि वैसे कंडीशन में एरे आगे नहीं पीछे बनाए। लेकिन हम लोग पर्टिकुलर एक केस की बात कर रहे हैं जब ग्लास स्लैब एयर में रखा गया हो, तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पोजीशन शिफ्ट होगा। कितने से शिफ्ट होगा तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। अब किसी कंडीशन में मल्टीपल स्लैब है, एक से ज्यादा स्लैब है, मतलब ये बात हो रही है मल्टीपल स्लैब्स की। मतलब एक ये स्लैब है, इसके कांटेक्ट में मान लो दूसरा है या फिर तीसरा भी है। इन सब का इसका थिकनेस T1 है, T2 है, T3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 है। ऑब्जेक्ट कहीं इधर है और इसे ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्वर कहीं यहाँ है। ये सब एयर में ही है। तो ऐसे में जो टोटल शिफ्ट होगा इसका, इन दिस केस net normal shift can be calculated as S equals to, ये सबों के शिफ्ट को ले लेना है। मतलब पहले ने शिफ्ट किया T1 माइनस T1 बाई μ1, दूसरे ने शिफ्ट किया T2 माइनस T2 बाई μ2, और तीसरे ने किया T3 माइनस T3 बाई μ3। इसे थोड़ा और अरेंज कर दो तो टोटल T1 प्लस T2 प्लस T3 को इधर रखिए, माइनस T1 बाई μ1 माइनस T2 बाई μ2 माइनस T3 बाई μ3। तो इस तरीके से कई सारे स्लैब्स आएंगे, तो सबके शिफ्ट को जोड़ देना है नॉर्मल शिफ्ट को। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस नॉर्म शिफ्ट वाले पे। जैसे एक कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है इस मिरर से
41 सेंटीमीटर। बीच में ग्लास स्लैब रख दिए, इस ग्लास स्लैब का थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का 3/2 है। अब ये रे यहां से जाएगी, इस ग्लास स्लैब से बेंड करके फिर यहाँ पे निकलेगी और इंसिडेंट होगी जहां भी, है ना, वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी, फिर इमेज बनाएगी। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फाइनल इमेज पोजीशन। ये ओ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे करेंगे क्या, पहले तो यह है कि मिरर को वो ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे नजर आएगा। तो वैसे तो ये मिरर से डिस्टेंस दिया है 41, लेकिन इस स्लैब के कारण इस मिरर को लगेगा कि रे यहां से नहीं, इस रे को पीछे खिसकाएंगे तो इस मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट वहां नहीं बल्कि यहां पे है। तो ये शिफ्टिंग हुआ है। तो सबसे पहले तो शिफ्ट को देखें कि नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब, तो वो जो फॉर्मूला है अपने पास T1 माइनस 1/μ, थिकनेस है 3, म्यू ग्लास का ले लो 3/2, ये कैलकुलेशन करोगे आएगा 1 सेंटीमीटर। और शिफ्ट जो होता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 1 सेंटीमीटर अगर आगे शिफ्ट हुआ, मतलब इस मिरर को ये 41 पे नहीं बल्कि 41 माइनस 1 40 पे नजर आएगा। सो देयरफॉर पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द मिरर, मिरर को वो ऑब्जेक्ट कहां पे नजर आएगा, वो यू जो भी पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, वो 41 पे नहीं 41 माइनस शिफ्ट 40 पे नजर आएगा। अब 40 क्या है, इस मिरर का फोकल लेंथ अगर 20 है तो 40 तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब इस मिरर को लगेगा कि ये रे नॉर्मली इस पे आ रहा है, ये पोजीशन इसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो उसका इमेज अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगा कोई रे, तो ये मिरर उसको उसी रास्ते पे लौटा देगा, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो वैसे ही लौटाएगा ये। तो रे यहाँ पर पड़ने के बाद वैसे ही लौटेगी, और जब ये आएगी तो वही रास्ते पे उसी एंगल पे यहाँ इंसिडेंट हुई, उसी रास्ते पे चलते हुए वहीं पहुंचेगी। So since r equals to twice of f, which is 40 centimeter, therefore light ray incident
at the mirror surface normally, perpendicularly या normally, और ऐसा है तो ये रे रिट्रेस करेगा, therefore light ray retraces its path after reflection, और ऐसा हुआ तो उसी रास्ते पे लाइट रे आ करके वही इमेज बनाएंगी। तो कह सकते हो हेंस ऑब्जेक्ट O and its image will coincide, वहीं पे इमेज वापस बन जाएगा उसी रास्ते से चल करके। तो ग्लास स्लैब जब कभी भी किसी सिचुएशन में है तो उसका काम है ऑब्जेक्ट के पोजीशन को शिफ्ट कर देना। अब बात करते हैं हम लोग थिक मिरर की। जो इसी ग्लास स्लैब से ही रिलेटेड है। तो थिक मिरर जैसे कोई भी प्लेन मिरर ले लो, तो उस प्लेन मिरर में ग्लास की अगर मोटाई जो है वो ग्लास का थिकनेस अगर मेजरेबल है, वो कुछ फाइनाइट थिकनेस है, तो वैसे में ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते। इस बात को समझते हैं। जैसे मान लो ये कुछ टी थिकनेस का एक ग्लास स्लैब है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसके इस सरफेस की सिल्वरिंग कर दी एक सरफेस को, तो अब ये मिरर की तरह काम करने लगा। एक ग्लास स्लैब था जिसका कुछ मेजरेबल थिकनेस है, उसके इस सरफेस की सिल्वरिंग कर दी। अब इसके आगे कोई पर्सन है और जो अपना इमेज देखना चाहता है, तो ऐसे में होगा क्या कि इस बार एक तो रे जब इंसिडेंट होगी इस ग्लास में एंटर करेगी, तो उस समय भी उसकी शिफ्टिंग होगी। मतलब मिरर को ये आदमी जिस दूरी पे है उस दूरी पे नजर नहीं आकर किसी और दूरी पे नजर आएगा, मतलब नजदीक नजर आएगा इस थिकनेस के कारण।
और जब ग्लास रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी उस समय निकलते हुए भी उस इमेज को शिफ्ट करेगी। मतलब कुछ ऐसे समझिए कि ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, यहां से जो रे चली ये यहां से बेंड करने के बाद इस मिरर को लगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं बल्कि कहीं आगे है, और फिर जब ये रिफ्लेक्ट होके लौटेगा तो फिर से यहाँ पे ये अवे जाएगा। तो ऐसे में भी रिफ्लेक्टेड रे जो है जो इमेज, मान लो कि रिफ्लेक्टेड रे अगर सीधे देखो तो कहीं इधर इमेज बना था, वो अब फाइनली इधर बनाएगा। मतलब इधर भी एक शिफ्टिंग हो गई लौटते समय, और ये रे जो बेंड करके इधर गई है इधर भी एक शिफ्टिंग हुआ है। 2 बार शिफ्टिंग होगा। रे जितनी बार ग्लास स्लैब से पास करेगी उतनी बार शिफ्टिंग होगी। तो यहां पे अगर मान लो कि पर्सन किसी इस मिरर सरफेस से किसी डिस्टेंस डी पे है, तो अब जो इसको फाइनल इमेज नजर आएगा, ये फाइनल इमेज जो नजर आएगा वो इस सरफेस से मान लो डी डैश पे है, तो कह सकते हो कि इन दिस केस light ray pass through the glass slab twice, 2 बार ग्लास स्लैब से पास की। Hence normal shift takes place 2 times. 2 times. तो ऐसे में देखो अगर ये मिरर नहीं होता तो इसको ये नजर आता, ये डी दूरी पे है, डी पे नजर आता। लेकिन अब जो नई दूरी जो नजर आएगा इसे, अब ये 2D नहीं, तो कह सकते हो कि इफ thickness of glass slab is not considered, then image distance with respect to person will be 2D. But in this case, image distance as seen by person, वो नया इमेज डिस्टेंस कोई कैपिटल डी ले लो तो होगा 2D माइनस ट्वाइस ऑफ शिफ्ट एस, और कुछ नहीं, शिफ्टिंग है टोटल। तो ये लेंगे 2D माइनस ट्वाइस, शिफ्ट क्या है तो T1 माइनस 1 बाई म्यू।
ओवरऑल ये आ गया 2d माइनस जो भी है 2t 1 माइनस 1 बाई म्यू, इसी को कह सकते हो। मतलब अभी क्या है कि जब कहीं भी कोई थिक मिरर आता हो तो ऑब्जर्वर कोई पर्सन थिक मिरर में देख रहा है अपना चेहरा, तो वो अपना इमेज देखने के किस डिस्टेंस पे देखेगा, तो बिना थिकनेस को नेग्लेक्ट किए जैसे टी को 0 कर दो, आंसर 2d आएगा। लेकिन अब इसका थिकनेस होने के कारण 2d से ये पूरा फैक्टर ट्वाइस ऑफ शिफ्ट घटाएंगे। एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं इस पे। जैसे एक थिक मिरर है, इसका थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और मिरर के इस सरफेस से यहां से कोई पर्सन है जो इस सरफेस से 40 सेंटीमीटर या मान लो 60 सेंटीमीटर पे, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज एज सीन बाय द पर्सन। ये पर्सन अपना ही इमेज की बात किया जा रहा। तो अब इसमें डायरेक्ट हम लोग उस फॉर्मूले को ही लगाएंगे, क्या है कि वो डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस माइनस ट्वाइस ऑफ शिफ्ट। अब यहां पर d क्या है, तो d ध्यान रखना है, d डिस्टेंस इस सरफेस से नहीं मिरर से देखना है। तो मिरर से 60 प्लस 6 66, और शिफ्ट क्या है यहाँ पे, तो शिफ्ट वही t 1 माइनस 1 बाई म्यू, थिकनेस 6 1 माइनस 1 बाई 3/2, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर d कैसे निकलेगा, ट्वाइस ऑफ 66 माइनस 2 विच विल बी 64 विच इज 128 सेंटीमीटर। मतलब ये अगर नहीं होता तो इसे नजर आता वो 132 पे, 66 इंटू 2 कर दो, लेकिन थिकनेस होने के कारण अब इसे नजर आएगा 128 सेंटीमीटर पे। एक बात करते हैं लैटरल शिफ्ट बाय द ग्लास स्लैब।
अभी तक बातें हो रही थी नॉर्मल शिफ्ट की। ये जो लेटरल शिफ्ट है वो क्या है देखिए। जैसे ये कोई ग्लास स्लैब ले लें, इसका थिकनेस टी ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लो, और इस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है किसी एंगल आई से, ठीक है। इधर का भी मीडियम एयर है, बाहर हर मीडियम एयर है। अब ये रे डेंसर मीडियम में आके बेंड करा, ये एंगल आर ले लो, और अगर ये बेंड नहीं करता तो ये रे सीधे इस लाइन पे चलते हुए इधर निकल गई होती है ना। तो अभी क्या है कि जब ये बाहर निकलेगी रे तो फिर से एंगल आर होगा, और वही सेम मीडियम आ गया। तो सेम मीडियम में आने के बाद जो ये एंगल आई है उसी आई पे इसे चलना है, मतलब फिर से ये नॉर्मल से अवे जाएगी और ये दोनों रे पैरेलल ही होंगी। तो आप ये समझ लो, जाना था इधर स्लैब के कारण इधर, तो ये वाला सेक्शन जो है डी, ये कहलाता है लेटरल शिफ्ट। इस डी को हम लोग टी म्यू आई के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। ये दूरी डी है, ये भी डी होगा, और ये 90 है। ये टी थिकनेस है, ये भी टी है, ठीक है। तो ये किसी पी पर इंसिडेंट हुआ, ये पॉइंट कोई क्यू है, इस पॉइंट को एन ले लो, इस पॉइंट को एम ले लो, ओके। ठीक है, ये एंगल को भी देखो, ये वाला एंगल आर, ये टोटल आई था, इधर का एंगल आई है तो ये भी आई होगा। आर चला गया तो ये एंगल जो बच गया वो बच गया आई माइनस आर। तो पहले चल रहे इन डायग्राम, ट्रायंगल पीएनक्यू में। पीएनक्यू ट्रायंगल में बात कर ले हम लोग कॉस आर की। कॉस आर क्या होता है? बेस। इस ट्रायंगल में ये हुआ बेस बाई हाइपोटेनस पी क्यू। सो पी क्यू विल बी टी बाई कॉस आर। ये पी क्यू निकाल लिया। अब ये पी क्यू इस ट्रायंगल पीएमक्यू का भी हाइपोटेनस होगा। नाउ इन ट्रायंगल पीएमक्यू, पीएमक्यू में हमें डी चाहिए, तो साइन थीटा, इस एंगल का साइन ले लो, तो इसके सामने ये है परपेंडिकुलर डी, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी क्यू। 1 को यूज कर लेंगे। हमें डी फाइनली चाहिए, डी विल बी पी क्यू साइन आई माइनस आर। पी क्यू क्या है? 1 को देखो तो टी इंटू, ऊपर साइन आई माइनस आर रहेगा, नीचे टी बाई कॉस आर है। ये अब एक रिजल्ट है जो किसी ग्लास स्लैब से लेटरल शिफ्ट के लिए याद भी किया जा सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लेटरली कितना शिफ्ट होता है रे?
ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे।